जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद। 60 का दशक था। भारत चीन से युद्ध हार चुका था। इस हार के लिए कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। यह बात नेहरू को खाए जा रही थी। वो बीमार रहने लगे। 1 साल कश्मीर भी जाकर रहे, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से ठीक ना हो पाए और लंबी बीमारी के चलते ही 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि नेहरू के बाद कौन? तब आंसुओं से भरी इंदिरा ने शास्त्री जी से कहा था, अब आप ही मुल्क संभालिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं संजीव चौहान। इस खास शो में आपके साथ हम बात करेंगे देश के कुछ प्रतिष्ठित प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो अमेरिकी पत्रकार और लेखक वेल्स हैंगन अपनी किताब आफ्टर नेहरू हू में ये लिखते हैं कि नेहरू की मौत के बाद देश सदमे में था। तो वहीं कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि नेहरू की जगह कौन ले सकता है। उस समय पीएम पद की रेस में सबसे आगे मोरारजी देसाई थे। उनके अलावा वी.के. कृष्ण मेनन, लाल बहादुर शास्त्री, वाई.बी. चौहान, इंदिरा गांधी, जे.पी. नारायण, एस.के. पाटिल और बृजमोहन कौल के नामों पर भी चर्चा चल रही थी। ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में पीएम कैसे चुना जाए, ये सभी की समझ से परे था। तो बताया जाता है कि उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज भारत के अगले प्रधानमंत्री चुनने की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उनके हाथ में सब कुछ था, लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं की सहमति भी जरूरी थी। कांग्रेस के वामपंथी नेता चाहते थे कि नए प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़े दिनों के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि नेहरू के निधन से लोग दुखी थे। वो लोग कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को पीएम बने रहने देना चाहते थे, लेकिन इस सुझाव को कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने खारिज कर दिया। उन्होंने नेहरू के निधन के अगले ही दिन पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें शुरू कर दी। उसी दिन 18 ओबीसी और एससी सांसदों ने पीएम पद के लिए बाबू जगजीवन राम का नाम आगे किया, लेकिन उन्हें ज्यादा समर्थन नहीं मिला और यह प्रस्ताव एक ही दिन में गिर गया। उसी समय कुछ पत्रकारों ने मोरारजी देसाई से पूछा कि क्या आप पीएम बनने जा रहे हैं? तो उन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, अगर जनता की मर्जी है तो मैं इसके लिए चुनाव लड़ने को तैयार हूं। जब यही सवाल कांग्रेस अध्यक्ष कामराज से पूछा गया तो उन्होंने एक दिन और इंतजार करने को कहा। तो देर शाम कामराज ने मोरारजी से फोन पर काफी देर तक बात की। मोरारजी को लगा कि अब तो वही पीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। लाल बहादुर शास्त्री अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स नाम की किताब में सीपी श्रीवास्तव लिखते हैं कि नेहरू की मौत के 3 दिन बाद यानी 30 मई 1964 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले ही पीएम का नाम तय हो चुका था। जब इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की मुलाकात हुई तो शास्त्री जी ने इंदिरा से कहा, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते? इस पर इंदिरा ने कहा, मैं अभी पिता की मौत के सदमे में हूं। इस वक्त पीएम पद का चुनाव लड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। इंदिरा ने रुआसी आवाज में कहा, अब आप ही मुल्क संभालिए। अगले ही दिन यानी 1 जून 1964 को ही बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष कामराज जो भी फैसला लेंगे वो माना जाएगा। 2 जून को कार्यकारी पीएम गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद के लिए शास्त्री जी का नाम प्रस्तावित किया, तो मोरारजी देसाई के सामने सहमति जताने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। तो इस तरह शास्त्री निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने गए और 9 जून 1964 को उन्होंने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो दोस्तों, इस तरह देश को मिला भारत का दूसरा प्रधानमंत्री, यानी नेहरू जी के बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री बने वो थे लाल बहादुर शास्त्री। अब साल आता है 1965। छोटे से कद के सीधे साधे सरल स्वभाव वाले लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। उसी दौरान पाकिस्तान को एक शरारत सूझी। पाक राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को यह लगा कि भारत से कश्मीर छीनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। बस इसी गलतफहमी और जल्दबाजी में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया और जम्मू कश्मीर में अपनी सेना घुसा दी। इस नापाक हरकत का भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। 1 महीने के अंदर ही पाकिस्तानियों को भारत से खदेड़ दिया गया और भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई पाकिस्तान की। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी सी रैली करते हुए देश को संबोधित किया और कहा,
पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान कहते थे कि वो टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब यही इरादा है तो हम भी थोड़ा टहल लिए और लाहौर पहुंच गए। तो मैं समझता हूं कि इसमें हमने कोई गलत बात तो नहीं की। साथ ही शास्त्री जी ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को लताड़ा और कहा, हम भी हथियारों का जवाब हथियारों से देना जानते हैं। सुनिए। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 1965 की लड़ाई पाकिस्तान हार चुका था। वो भागा भागा अमेरिका की शरण में गया, वहां जाके उनकी गोद में बैठ गया और कूटनीतिक तौर पर भारत को घेरने की कोशिश करने लगा। भारत उस समय गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। हमें अमेरिका से अनाज आयात करना पड़ता था। उसी साल देश में भयंकर सूखा पड़ा। मौसम ने भी भारत का साथ नहीं दिया। इसका फायदा नापाक पाकिस्तान के दोस्त अमेरिका ने उठाया और वहां के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने शास्त्री जी को गेहूं की सप्लाई बंद करने की धमकी दी। शास्त्री जी के बड़े बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं कि उन्हें ये जो धमकी थी ये बहुत बुरी लगी। उन्होंने कुछ अंदाजा लगाया और इस नतीजे पर पहुंचे कि देश के लोग अगर हफ्ते में एक वक्त खाना न खाएं तो अनाज संकट की समस्या को दूर किया जा सकता है। यानी देश में जितना खाद्यान्न है उसके हिसाब से अगर देश के लोग एक वक्त का फाका करें, व्रत रखें, ना खाए खाना, तो ये समस्या दूर की जा सकती है। अनिल शास्त्री के मुताबिक ये फैसला लेने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को फोन किया और पूछा कि अगर आज शाम हमारे घर में खाना ना बने तो क्या होगा। तो ललिता शास्त्री जी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं होगी। शास्त्री जी ने कहा कि वो देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे एक वक्त का उपवास करके भूखे रह सकते हैं या नहीं। तो जो तय हुआ था वही हुआ। शास्त्री जी के घर शाम का खाना नहीं बना, सभी भूखे पेट सोए। इसके अगले ही दिन शास्त्री जी ने देशवासियों से कहा कि क्या वो देश हित में सप्ताह में एक समय उपवास करें। ये देशवासियों से उन्होंने पूछा भी, क्या वो ऐसा कर सकते हैं। ये पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जनता से भूखा रहने की अपील की और पूरे देश ने उसे माना भी। इसके बाद दशहरे के दिन शास्त्री जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद। तो शास्त्री जी स्वभाव से जितने सरल थे उतने ही ईमानदार भी थे। उनके बेटे सुनील शास्त्री एक किस्सा बताते हैं कि एक बार हम तीनों भाइयों को कहीं जाना था। 3 भाई थे, शास्त्री जी के 3 बेटे थे। तो हम तीनों भाइयों को कहीं जाना था तो हमने सोचा कि क्यों ना बाबूजी की सरकारी गाड़ी शेवरले इम्पाला से चला जाए। सुनील शास्त्री ने पीएम साहब के सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय को फोन किया और कहा कि क्या आप शेवरले इम्पाला भिजवा सकते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी उनके सामने थी। सुनील ने ड्राइवर से चाबी ली और तीनों भाई निकल गए। रात को देर से घर वापसी हुई तो चुपचाप सो गए। सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला गया तो देखा शास्त्री जी सामने खड़े थे। उन्होंने पूरी बात सुनी, फिर गाड़ी के ड्राइवर रामदेव को बुलाया और पता किया कि गाड़ी कुल कितने किलोमीटर चली है। रामदेव ने कहा कि साहब 14 किलोमीटर। तब उन्होंने रामदेव से कहा कि लॉग बुक में लिख दो कि 14 किलोमीटर निजी उपयोग की गई है ये कार। और ललिता शास्त्री जी से कहा कि 14 किलोमीटर का जितना भी पैसा बनता है उसका पैसा निजी अकाउंट से दे दीजिए। ये सुनकर उनके बच्चे शर्म से पानी पानी हो गए। शास्त्री जी ने बच्चों से एक बात भी नहीं कही और बिना कुछ कहे अपने आचरण से उन्हें सबक सिखा दिया। तो देश के प्रति अपने काम को लेकर हर वक्त शास्त्री जी एक्टिव रहा करते थे। हवाई यात्रा के दौरान भी शास्त्री जी सरकारी फाइल्स चेक किया करते थे। उनके बेटे सुनील शास्त्री बताते हैं कि उनकी अम्मा अक्सर बाबूजी को रामायण पढ़कर सुनाती थी। खैर, एक साल और गुजरा। किस्सा है 1966 का। सोवियत संघ यानी आज के रूस ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को समझौते के लिए ताशकंद बुलाया था। ताशकंद की सर्दी से निपटने के लिए शास्त्री जी अपना खादी ऊनी कोट अपने साथ ले गए थे। इस कोट में शास्त्री जी को देखकर रूस के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन को लगा कि ये कोट ताशकंद की सर्दी के लिए काफी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने शास्त्री जी के लिए काला गर्म कोट एक भिजवा दिया। अब कोसिगिन को उम्मीद ये थी कि शास्त्री जी उनका दिया हुआ कोट जरूर पहनेंगे, लेकिन अगले दिन फिर शास्त्री जी
फिर वही खादी का कोट पहने हुए। तो कोसिगिन ने पूछा, प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको वो कोट पसंद नहीं आया? शास्त्री जी बोले, उसे मैंने अपने एक स्टाफ मेंबर को उधार दे दिया है। इतनी भीषण सर्दी में पहनने के लिए उसके पास कोट नहीं था। मैं भविष्य में ठंडे देशों की अपनी यात्राओं के दौरान निश्चित रूप से आपके उपहार का उपयोग जरूर करूंगा। तो शास्त्री जी की सादगी कोसिगिन को इतनी पसंद आई कि उनके सम्मान में एक कल्चरल इवेंट रखा गया। इवेंट में स्पीच देते हुए कोसिगिन ने कहा कि हम तो सिर्फ कम्युनिस्ट हैं, लेकिन शास्त्री जी सुपर कम्युनिस्ट हैं। लेकिन कौन जानता था वो दौरा लाल बहादुर शास्त्री जी की जिंदगी का आखिरी दौरा होगा। 10 जनवरी के दिन ताशकंद में भारत पाक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद सोवियत संघ ने होटल ताशकंद में एक पार्टी रखी। शास्त्री जी कुछ देर वहां रुके, फिर अपने सहायकों के साथ अपने कमरे में वापस आ गए। रात 10 बजे के बाद उन्होंने खाना परोसने को कहा। शास्त्री जी डिनर कर ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। फोन दिल्ली से उनके एक सहायक वेंकटरमन का था। उन्होंने बताया कि कई राजनीतिक दलों ने भारत पाक समझौते की आलोचना की। ये बात सुनकर शास्त्री जी टेंशन में आ गए। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि अगले दिन अफगानिस्तान जाना था, जिसकी पैकिंग भी चल रही थी। ताशकंद के समय के हिसाब से रात करीब 1:30 बजे जगन्नाथ सहाय ने शास्त्री जी को लॉबी में कुछ लड़खड़ाते हुए सा देखा। बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? जिस कमरे में पैकिंग हो रही है, शास्त्री जी के डॉक्टर आर.एन. चुग वहीं सो रहे थे। इतने में शास्त्री जी ने अपना हाथ अपने दिल के पास रखा और अचेत हो गए। डॉक्टर चुग ने पल्स चेक किया और उनके निधन की पुष्टि कर दी। औपचारिकता पूरी करने के लिए रूस के भी डॉक्टर बुलाए गए। शास्त्री जी को इंजेक्शंस दिए गए, लेकिन उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। अगले ही दिन उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया। रहस्यमय तरीके से हुई शास्त्री जी की मौत की जांच का मामला उठता रहा। खूब हंगामा हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तत्कालीन सरकार ने उनके शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। उनकी मौत के करीब 11 साल बाद साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। जांच के लिए राज नारायण कमेटी बनाई गई। सबसे पहले उनके निजी डॉक्टर आर.एन. चुग को पूछताछ के लिए बुलाया जाना था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। यही हाल उनके सहायक रामनाथ का भी हुआ। सड़क हादसे में उन्हें बुरी तरह चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई। इस कमेटी की रिपोर्ट का हाल भी ढाक के 3 पात होकर रह गया और रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की जा सकी। पिछले साल 2 अक्टूबर को देश में गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती एक साथ मनाई गई और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्री जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी सादगी, देश के प्रति समर्पण और जय जवान जय किसान का नारा आज भी देश की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए गूंजता है। भारत की प्रगति में शास्त्री जी के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।